जो obesity may be the risk factor for the asthma. कैसे इसको सुझाव दिया जाए पेशेंट को? आप लोग डायरेक्ट पेशेंट से जुड़े हुए हैं, इससे हमें लगता है कि हमें मतलब चर्चा करना चाहिए। एक्चुअल में आज की मीटिंग का उद्देश्य यही है। एक तो आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, तो हम ये चाह रहे थे कि आज समस्त साथियों को नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, डॉक्टर हरलोकेश जी बोल रहे हैं। तो हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अशोक जी, नमस्ते नमस्ते। किसी बहाने हमारी आपसे नहीं बिल्कुल सर, इसमें हमारा दूसरे से जोड़ रहा हूँ, वीडियो दिख नहीं रहा है। आप सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ म्यूट रखिएगा। इसमें एक बार जोड़ के दीजिए बेटा। तो आज की मीटिंग में मैं ये चाह रहा था कि अस्थमा, बेसिकली देखिए अस्थमा पे तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया है, लेकिन एक ये पॉइंट मैंने देखा कि शायद आज के समय ये ज़्यादा रिलेवेंट है। जो मैंने सुबह आपसे बात किया था कि भाई फैटी पीपल जो हैं वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर ओबेसिटी बढ़ जा रही है तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और अक्सर लोगों को अस्थमा होने की शिकायत आने लगी है। और ये ऐसी चीज़ है जिसको लोग सामान्य तौर पर नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए आज इस सब्जेक्ट पे आप जो है अपना थोड़ा सा बच्चों को अपनी सलाह दीजिए, क्योंकि है क्या कि ये जितने लोग साथ में हैं ये सभी लोग ज़्यादातर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, और जनता जब इनके पास आती है ये सलाह देते हैं। और फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम जनता को अच्छी से अच्छी सलाह दे दें, हम जनता के साथ जुड़े रहें। बाकी देखिए तमाम सारी डिमांड्स को मानने के लिए तमाम संगठन हैं, लेकिन हम अपने आप को जनता से जोड़ना चाहते हैं और फ्यूचर ऑफ फार्मेसी पे काम करना चाहते हैं। तो इसलिए इस बिंदु पे कि अगर अस्थमा है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, इस पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। और हम यही चाहते हैं ओबेसिटी पे कैसे वो ओबेसिटी कैसे एक रिस्क फैक्टर है, इस पर थोड़ी सी आप प्रकाश डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और अभी आप तुरंत एम्स से आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ी देर आप बोल दीजिए और उसके बाद हम लोग चलाते रहेंगे। लास्ट में आप समापन कर दीजिएगा आके। सर देखिए, अस्थमा जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या करते हैं कि जो ट्रैकिया है ये इसकी जो वैसो कंस्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस है दैट गेट इनहैंस्ड, and major things that is responsible for this constriction of this diarrhea is the allergens. और इसको देखा जाए तो the asthmatic peoples are the more frequently get attacked at the time of the evenings. शाम के टाइम पे सर इनको अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जी, rather than the other things. and जो हम जैसे चूंकि हम फार्मासिस्ट आप लोग डायरेक्टली पेशेंट से जुड़े हैं, तो इस पे जो ड्रग्स हम देते हैं वो बीटा-2 एगोनिस्ट। बीटा-2 एक तरह का एगोनिस्ट जो बीटा एडर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और ये सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी लेवल को एक्टिवेट करके ट्रैकिया को डायलेट करने की कोशिश करता है। तो इस बीटा-2 एगोनिस्ट को चूंकि ये ट्रैकिया पे ही एक्युमुलेट हो, बाहर न जाए, तो हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग बीटा-2 एगोनिस्ट लाइक सल्बुटामॉल, टर्बुटालिन लाइक ड्रग एज द फॉर्म ऑफ द इनहेलर्स। तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि जो भी अस्थमा के पेशेंट हों, ड्रग को अपने साथ रखें, इनहेलर्स को। कभी भी अटैक को कोशिश करें कि वो एलर्जेंट से बचें, और अगर फिर भी उनको कभी अटैक आता है तो एट द टाइम अटैक के चांसेस शाम को ज़्यादा होते हैं, और ड्रग को हमेशा अपने पास रखें और इनहेलर फॉर्म में।
जी अगर आप फार्मासिस्ट हैं, इफ ए पेशेंट हैविंग द कोमॉर्बिड लाइक सिचुएशन, सपोज दैट उसको बीटा ब्लॉकर ले रहा है और उसको अस्थमा है, किसी प्रिस्क्रिप्शन में उसको मान लो मैंने हाइपरटेंशन की बीमारी, उसको एंजाइना के पेशेंट है, वो बीटा ब्लॉकर ले रहा है और उसको अस्थमा है, तो ट्राई टू अवॉइड गिव द बीटा ब्लॉकर इन दिस सिचुएशन, इन द कोमॉर्बिड सिचुएशन। वो आपकी जो ट्रेकिया है उस पे उसको कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देगा, दैट में भी द रिस्क कैन इंडिकेट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप ये पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। एक बार इसको सर फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ। देखिए, पहली बात ये कि आप जैसे भी कोई पेशेंट आता है, मरीज आता है, तो उसको ये सलाह दीजिए कि वो जितने भी एलर्जेंट्स हैं उससे, जिससे भी उसको एलर्जी है उससे बचे। दूसरी बात, ड्रग को हमेशा हम क्या करते हैं, लोकलाइज्ड एक्शन दिखे इसलिए हम उसको इनहेलर के फॉर्म में लेते हैं, हमेशा अपने पास रखे। आप फार्मासिस्ट हैं, आपको पता है कि बीटा 2 एगोनिस्ट जो ट्रैकिया को डायलेट करता है, अगर हमें बीटा एगोनिस्ट चाहिए, अगर वो बीटा एंटागोनिस्ट कहीं यूज कर रहा है, सपोज अस्थमा का पेशेंट है और किसी कहीं उसको वो बीटा ब्लॉकर यूज कर रहा है हाइपरटेंशन में, कोमॉर्बिड कंडीशन, या एंजाइना का पेशेंट है वो बीटा ब्लॉकर यूज कर रहा है, तो ट्राई टू अवॉइड गिव द बीटा ब्लॉकर इन द अस्थमेटिक पेशेंट। यू कैन चूज फॉर द अदर ड्रग if a patient is the asthmatic having the comorbid situation like the hypertension, like the angina patient, and when he or she are using beta blocker, try to avoid give the beta blocker। और मेन चीज है कि आप कैसे पेशेंट से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ढेर सारी लंबी लिस्ट ऑफ द ड्रग्स, हम उसके हिसाब से ड्रग को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं, ये आपका रोल है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी है फार्मासिस्टों के लिए और चिकित्सकों के लिए भी कि इतनी अच्छी सलाह ये जो दी गई है कि बीटा ब्लॉकर अगर लोग यूज कर रहे हों और उसको अस्थमा है तो बीटा ब्लॉकर की जगह पे कोई और दवाएं चूज की जानी चाहिए। अच्छा, ओबेसिटी पे थोड़ा सा सर, ओबेसिटी से कैसे क्या है वो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली में ओबेसिटी में क्या होता है कि सर हमारे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है अस्थमा में और सीओपीडी में, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना ट्रेकिया का, ये बढ़ जाता है। अल्टीमेटली जो सप्लाई होनी चाहिए, मतलब यू कैन से ऑक्सीजन फॉर द lungs and from the lungs to the tissue get diminished, and there is a imbalance between the supply of oxygen and demand by the oxygen of the other peripheral tissue। लेकिन obese people are ज़्यादा उनका बॉडी मास बढ़ जाता है तो उनका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है जी। इसलिए the risk obesity may be the risk factor for the asthma। There is a lot of the risk factor, obesity may be one of the risk factor। मुझे लगता है कि आज का की पॉइंट यही होना चाहिए कि आज वर्ल्ड अस्थमा डे है तो हम पब्लिक को ये सलाह दें कि भाई अपनी ओबेसिटी किसी भी तरीके से आप कम रखिए, क्योंकि ये एक कॉमन लाइफ स्टाइल की बीमारी बनती जा रही है ओबेसिटी, और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं सही किए और ओबेसिटी बढ़ती रही तो अस्थमा का परसेंटेज बढ़ सकता है। तो आज का की पॉइंट यही होना चाहिए। हाँ सर, देखिए ओबेसिटी ही नहीं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं अस्थमा के लिए, और जो पॉल्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा है। पॉल्यूशन अस्थमा के चांसेस ज़्यादा हैं जी। तो हमें चाहिए कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, अगर वो उस एरिया में रह रहा है जहाँ पॉल्यूशन है या उसकी मजबूरी है, तो उसको कोशिश करिए कि उससे उसका एक्सपोजर कम। और जैसे कि हमने बताया कि इसके जो अटैक होने के चांसेस हैं वो शाम को ज़्यादा होते हैं जी। तो
हम एक टर्म आता है क्रोनोफार्माकोलॉजी, उसमें ये देखते हैं कि जब अटैक आए किसी बीमारी को, अटैक का चांसेस जब ज्यादा हो उसी समय उसको दवाई दीजिए जिससे मिनिमम दवाई का यूज कर सके पेशेंट। जैसे अस्थमा का चांसेस शाम को ज्यादा होता है तो ट्राई टू यूज दिस टाइप ऑफ द ड्रग एट द इवनिंग। हार्ट अटैक के चांसेस सब सुबह ज्यादा होते हैं, ट्राई टू गिव दिस टाइप ऑफ द नाइट्रेट और समथिंग एट द अर्ली मॉर्निंग एट द मिड ऑफ द नाइट। इसको हम एक क्रोनोफार्माकोलॉजी कहते हैं। इससे क्या होता है कि ज्यादा मतलब ड्रग का ज्यादा यूज कम होता है, टॉक्सिसिटी मिनिमाइज होती है। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि दवा कब दी जानी चाहिए, ये हमारा फार्मासिस्ट कैसे समझाता है, और वो आप ये पढ़ते हैं तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अस्थमा की औषधियाँ रात में, चूँकि अस्थमा अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए रात में देना आवश्यक है। इवनिंग को सर, शाम को दे देंगे तो रात में पूरा काम करेगा। और हार्ट अटैक के चांसेस सुबह जल्दी होते हैं 2 से 4 के बीच में। जी। तो हार्ट वाली दवाएं सुबह देनी होंगी, मिडनाइट पे, मतलब शाम को, इवनिंग में ही देनी है। अगर चांसेस ज्यादा, मान लीजिए 2 से 4 ज्यादा है मिडनाइट को और आप सुबह दे रहे हैं 8 बजे, तब तो वो सुबह 2 बजे तक तो मेटाबोलाइट हो जाएगी। जी। अब कुछ दवाएं शाम को क्यों दी जाती हैं ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अक्सर इकोस्प्रिन आपने देखा होगा, इकोस्प्रिन शाम को इसीलिए दिया जाता है। एटोरवास्टेटिन शाम को दिया जाता है। तो ये सब चीजें, एटोरवास्टेटिन का जो टी हाफ है काफी ज्यादा होता है जी। बाकी जो है ना उनको हम शाम को ज्यादा देते हैं, मिडनाइट। अच्छा, अस्थमा के बारे में कुछ और अगर आप लोगों को डॉक्टर साहब से पूछना हो तो आप लोग बात करिए, नहीं तो फिर हम लोग आपस में भी बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी सीधे एम्स से आए हैं और थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए उनको रेस्ट देंगे हम लोग। तब तक हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। हाँ, बीच में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप फ्रेश हो लीजिए, ठीक है सर। केमिकल फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, तो अब केमिकल जो जाएगा आपके शरीर में वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो पेंट लगाते हैं, चूना लगाते हैं, बालू और मोरंग ढोते हैं, उनको बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उनको बताइए कि आप अगर हो सके तो अंगूछा बांध करके नाक पे आप काम अगर कर सकते हो तो करिए। और बीड़ी के उसमें जो फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, या आपने देखा होगा कि जो कांच की फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को खतरा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये रिस्क फैक्टर्स, ये ट्रिगर्स हैं। तो इन ट्रिगर्स पे हम लोग, सर जो लोग करते हैं उन लोग को हमेशा सीने में जकड़न टाइप का रहता है, ऐसा भी होता है। कई पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं इस टाइप के। हाँ, जकड़न रहेगी, वो उस पर भी अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि अभी बेसिक हम ये देख रहे हैं कि भाई अस्थमा में शुरुआत कहाँ से होती है, उसके कारक क्या क्या हैं। तो हम उसमें लोगों को ये देखिए, जानकारी आप सभी को है। आज मकसद हम लोगों का ये है कि हम उन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करें और पब्लिक तक लेके जाएं। पब्लिक को ये जानकारी दीजिए कि भाई अस्थमा किन कारणों से होता है, अस्थमा अगर हो गया आपको क्या करना है। तो जो सबसे पहले हमने मिथ वाली बात की कि भाई इन्हेलर को लोग सोचते हैं कि इन्हेलर जो है वो आदत डाल देगा, तो आप बताइए नहीं, इन्हेलर से आदत नहीं है। इन्हेलर अच्छी दवा है, कम मात्रा होगी और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इसलिए आप इन्हेलर ले सकते हैं। और यही था, आप देखिए पहले नेबुलाइजेशन को हम लोग इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब इन्हेलर जब से आ गया, नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता थोड़ी सी कम पड़ने लगी है। तो एक तो ये हो गया कि क्या क्या कारक हैं, और भी तमाम सारे, कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, इसका भी, हाँ, इससे भी जो है रिस्क, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ये भी अस्थमा में अवॉइड करना चाहिए, अस्थमा में नहीं देना चाहिए इसको। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया आपको। अब इसके बाद हम आगे ये देखेंगे कि आप पब्लिक को सलाह क्या देंगे।
पब्लिक को सलाह, एक तो फिजिकल अभी आपको बताया हमने, दूसरा घरों में कुत्ते बिल्ली पालिए अगर तो उनको बाहर डॉग हाउस में रखिए, तीसरा अगर आपके घर में डस्ट है तो उसमें कोशिश करिए कि वैक्यूम क्लीनर से रेगुलर हफ्ते में एक बार कम से कम डस्ट निकाल दिया जाए। अच्छा, एक हर घरों में पहले चलन था, अब थोड़ा कम हुआ है, घर में लोग मैटिंग जो है वो बिछाना शुरू किए थे, मोटे मोटे मैट्स, मोटे मोटे कालीन। अब होता क्या है कि कालीन को आप रेगुलर सफाई नहीं कर पाते, और कालीन अगर रेगुलर साफ़ नहीं होगा तो उसमें डस्ट के कण जो है डस्ट रहेंगे उसमें, और वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कोशिश ये करिए, लोगों को समझाइए कि भाई कालीन अगर आप रखते हो तो डेली उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करिए, उसके डस्ट को खींचिए। और दूसरा है कि हमारा बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो गाड़ियों में बीतता है, और गाड़ी में अक्सर ये होता है कि आदमी पैर झाड़ के कोई गाड़ी में नहीं बैठता, जब भी बैठेगा तो डस्ट पैर जूते से डस्ट जाती ही है गाड़ी में। तो गाड़ी की भी रेगुलर इंटीरियर का डस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पब्लिक को बताने वाली हैं। दूसरा, घर में जो तकिया है और चद्दर है, इसको नियमित रूप से इसकी सफाई होनी चाहिए। घरों में जो जाले लग जाते हैं वो साफ़ होने चाहिए। पंखों पे मोटे मोटे जो है लोग काले काले डस्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं, उनको रेगुलरली वॉश होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आप अस्थमा से बच सकते हैं, ये पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा। अब अस्थमा में दवाएं क्या चलती हैं ये आप सभी लोग जानते हो, और मैं पहले भी दवा पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता रहा। कारण क्या है कि अगर हम इसको कहीं वो बाहर देंगे तो लोग स्वचिकित्सा करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सामान्य चूँकि ये इस मीटिंग में हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, तो आप सभी जानते हो ब्रांकोडायलेटर्स बेसिकली देते हैं, और स्टेरॉइड तब देते हैं कि जब हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो स्टेरॉइड देना शुरू करते हैं, क्योंकि स्वेलिंग जाती नहीं है सामान्य तौर पे, तो उस समय स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। बाकी कुछ और दवाएं आ गई हैं, उनको भी दे सकते हैं। तो आपको दवा, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वर्ल्ड अस्थमा डे अगर है तो हम जागरूकता बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि लगभग छोटे छोटे जितने पॉइंट्स थे उस पर हमने चर्चा कर लिया। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम और आती है कि लोगों को इन्हेलर लेने का तरीका नहीं मालूम। तो मैं ये चाहूँगा आप सभी लोग जब भी इन्हेलर दीजिए किसी भी मरीज को, तो आप उसको इन्हेलर लेने का तरीका ज़रूर बताइएगा कि कैसे इन्हेलर। भाई दांत और जीभ अगर बीच में आ गई, उसने उसको पुश करते समय खींचा नहीं, बाहर फेंक दिया हवा को, तो वो तो इन्हेलर काम नहीं करेगा ना। तो इन्हेलर लेने का तरीका बहुत आवश्यक है बताना। जांचें आप जानते हो क्या क्या होती हैं सामान्य, एक तो सीबीसी से ब्लड की जांचें आप करा लेते हो, एक ब्लड पिक्चर जो आता है उससे देख लेते हैं। पीएफटी होती है, पीएफटी होती है, हाँ पीएफटी से जांचें हो जाती हैं, पता चल जाता है काफ़ी कुछ चीज़ें आपको। तो ये सारी जांचें होती हैं। और क्रॉनिक स्थिति में आप अगर अटैक होता है, आप देखते हैं लगातार खांसी आने लगती है, आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज कब करना है? अगर मरीज का आप देखिए नेल्स को देखिए, होंठ को देखिए, वो सफ़ेद होना शुरू होगा, फिर पीला होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो नीला नीला होना शुरू हो जाएगा। अगर नेल्स नीले होने शुरू हो गए, होंठ नीले होने शुरू हो गए, आप तत्काल उसको अस्पताल में ले जाइए, तुरंत ऑक्सीजन लगाइए पहले। अस्थमेटिक पेशेंट, कारण ये है कि उसका ऑक्सीजन सप्लाई, इसका मतलब बॉडी में कम हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया, तभी वो नीलापन आ रहा है। यानी ब्लड का ऑक्सीजनेशन वहाँ पे जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जब आप ऑक्सीजन उसको चेक करोगे SpO2 उसका, तो आपको कम मिलेगा, तो तुरंत ऑक्सीजन लगा के पहले उसके SpO2 को मेंटेन करना होगा। फिर आप ब्रांकोडायलेटर दीजिए अस्थमा के लिए। वो तो ब्रांकोडायलेटर तो आपको तत्काल दे देना चाहिए। अगर आप, इसीलिए अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, डॉक्टर लोकेश, कि जिसको भी अस्थमा हो उसको ये चीज़ ज़रूर सलाह दीजिए कि अपने जेब में दवाएँ रखें, यानी इन्हेलर को अपने जेब में रखें। जैसे ही उसको महसूस होता है कि उसको, बहुत सारे लोगों को एलर्जी से होता है, तो एलर्जी से हुई, एलर्जी हुआ, खांसी आना शुरू हुआ, तुरंत उसने इन्हेलर ले लिया, वो तुरंत रुक जाएगा वहीं पे, तो अटैक नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद सोए और होने लगा। उसमें क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है,
ऊपर की तरफ जो है आपका भोजन या पानी आने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उनको कुछ दवाएं और चलेंगी साथ में, पीपीआई चल सकती है, गैस्ट्रो पेशेंट। हाँ पीपीआई चल सकती है उनको। और कोशिश करिए, उनको कहिए कि बहुत टाइम से खाना खाएं, 6 बजे 7 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद 10-20 मिनट धीरे धीरे पैदल भी घूम लें बाद में, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। और जब स्टमक के नीचे चला जाएगा खाना तो फिर वो ऊपर आने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जिस पर जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग चूँकि जनता के बीच जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी अपने व्यूज़ थोड़े थोड़े दीजिए। अपने आप बोलिए, जो भी बोलना चाहता हो थोड़ा थोड़ा करके अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। आप लोग बोलिए, एक एक करके बोलिए। जिसके पास जैसा भी पेशेंट आया, कभी कोई बात हुई या कोई चीज़ जानकारी चाहते हो तो उस पर बात करें। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, हाँ बोलो। कि स्टार्टिंग में लोगों को स्नोफीलिया की दिक्कत होती है, तो स्नोफीलिया की जब दिक्कत होती है तो जो है वही से सर टेक्निक करते हैं। आवाज़ नहीं आई, फिर से बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। जो एलर्जी सर स्टार्ट होती है सर, जो कहे तो सिम्टम्स में अस्थमा की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, उसको लगे कि ये अस्थमा हो रहा है जी। सिम्टम क्या शो करेगा सर? मुझे लगता है आप बीच में हट गए थे क्या? हाँ, अच्छा। मैं जस्ट आया था, अभी ऑफिस से मैं पहुंचा हूँ, तो जो देखा 5 बजे से वो टाइमिंग है, तो मैं बीच में। देखिए, अस्थमा शुरुआत मैंने बताया ना आपको कि अगर बार बार उसको खांसी आ रही है और सांस की नली से उसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, बार बार छींके आ रही हैं और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उसको हमेशा जो है अलग से उसको लगता फील होता है कि ऑक्सीजन लेना पड़ेगा मुझे, लंबी लंबी सांसें ले रहा है बीच में, तो आप समझिए कि उसकी जो है ट्रैकिया वो नैरो हो रही है, यानी कि उसके ट्रैकिया में सूजन हो रहा है। अगर स्वेलिंग शुरू हो गई ट्रैकिया में तो वो अस्थमा की शुरुआत है, ठीक है। और उसके लक्षण मैंने सब पहले बता दिए हैं आपको, और कारक भी आपको बता दिए हैं, आप बाद में जुड़े थे कि किन कारणों से होता है। देखिए, मौसम चेंज होगा तब भी हो सकता है शुरुआत उसकी हो जाए। परागकण उड़ते हैं, आप देखिए जब भी फूल जब शुरुआत होती है, पतझड़ के बाद फूल आते हैं तो परागकण खूब उड़ते हैं। गांव में अगर जो लोग रहते हैं, धूल उस समय उड़ता है जब गेहूं की कटाई होती है या धान की कटाई होती है। अच्छा, एक चीज़ जैसे जुकाम बार बार होना, जैसे मौसम चेंज होता है जुकाम हो जाता है, लोगों को खांसी होने लगती है, क्या इसका भी एक प्रभाव है क्या उस पर? देखिए, एलर्जिक रेनाइटिस जो होती है, जो आप कह रहे हैं, एलर्जिक रेनाइटिस मतलब नाक बंद हो जाना और छींके आना, ठीक है, ये इससे भी अस्थमा की तरफ ये बढ़ सकता है अगर कंटिन्यू बना रहेगा। एलर्जिक रेनाइटिस होना भी अस्थमा का एक कारक हो सकता है। अब इसकी इम्यूनिटी रेज करने के लिए कुछ इस तरीके की भी दवाएं आने लगी हैं, लेकिन वो बहुत सक्सेस हम लोग नहीं मानते हैं अभी, क्योंकि उसके टेस्टिंग बहुत टफ है और फिर उसको एलर्जेंस को जो है वो देना बहुत टफ है, और बड़े जो संस्थान है वही करते हैं उसको, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हम लोग वो नहीं करते, प्रमोट नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, इससे क्या जुड़ा, साइनस से भी जुड़ा होता है क्या ये? बिल्कुल, एलर्जिक रेनाइटिस अगर है हाँ। तो वो चीज़ उससे अस्थमा की तरफ बढ़ सकते हैं अगर रेगुलर है तो। और अगर आप रेनाइटिस को कब्जे में रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अस्थमा का मेन चीज़ ये है जो अभी बात हो रही थी कि भाई आपको डस्ट से, धूल से, पालतू जानवर घर में मत रखिए। जो पहले गांव में देखिए वहाँ पे खाना बनता था धूल में, उसमें धुएं में, वो नुकसान करता था। पहले गांव में अक्सर आपको दमा के मरीज बहुत मिलते थे, और उसका कारण 2 होता था। पहला कारण होता था कि धुआं, खाना धुएं में बनता था। दूसरा होता था कि मच्छर भी जो है वो धुएं से ही भगाए जाते थे। तीसरा होता था कि ठंडी भर आग जलाई जाती थी और लोग आग जला के सो जाते थे, तो इसलिए ये सब कई सारे कारक हो जाते थे वो। तो धुआं भी एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है इसके लिए। और जैसे ही धान की और गेहूं की कटाई शुरू होती है
तो वो हाँ, जो तो उसका धूल आता है, डस्ट आता है, हाँ, बिल्कुल। वो नुकसान करता है। इसमें इसलिए एक चीज़ और सलाह दी जाती है कि अगर आप घर के बालकनी में लगाते हैं, आप पौधे लगाते हैं, तो उसमें फूल वाले पौधे वहाँ बालकनी में मत लगाइए, ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे हवा बहे और पराग कर उड़ जाए। बालकनी में अगर आप लगाते हैं तो वो पराग आपके अंदर आ सकता है, वहाँ बार बार आप जाओगे, और वहाँ पे अगर आप बालकनी में बैठोगे तो एक सलाह हमारे फार्मासिस्ट साथी ये भी दे सकते हैं लोगों को कि बालकनी में फूल वाला पौधा मत लगाइए, उसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ एयर पास कर जाए और उससे वो उड़ जाए पराग। और कोई क्वेश्चन? तमाम लोग जुड़ रहे हैं और लेफ्ट हो जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या बहुत है। सर ये बताइए कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं? विवेक जी, टेस्ट जो है, देखो इनिशियली जो है आपका, वो तो शुरुआत में आपको ब्लड पिक्चर ही देखना है, ठीक है। अगर वो इन्फेक्शन करेगा तो ब्लड पिक्चर चेंज होगा, आपकी इस्नोफिल बढ़ जाएगा, आपकी टीएलसी बढ़ सकती है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ोगे आप, अगर मान लीजिए कि आपको सीवियर पोजीशन में जाना शुरू हुआ तो आपको पीएफटी कराना होगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अगर आपके उसका लंग्स की कैपेसिटी कम हो जा रही है तो आपको ब्रांकोडायलेटर्स लेने शुरू करने होंगे। उससे आगे आप बढ़ोगे तो आपको फिर लंग्स का एक्सरे कराना होगा, चेस्ट एक्सरे कराना होगा। चेस्ट एक्सरे में भी आप देखोगे कि उसकी क्या स्थिति है, आपके ब्रंकाइज में बहुत ज़्यादा जाम तो नहीं है, निमोनाइटिस की तरफ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही टेस्ट है। उससे आगे जाएंगे तो एलर्जेंस के भी टेस्ट होते हैं, लेकिन वो सुपर स्पेशलिटी में होते हैं, सामान्य तौर पे नहीं होते। जी सर। जी सर। और कोई किसी का क्वेश्चन? तो अब आज की इस बैठक के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो मेन की पॉइंट्स आपने देखा है, पहला क्या था, हमने बताया था कि शरीर में मोटापा होना ये एक रिस्क फैक्टर है। तो आप ये स्टेटस पे इस तरीके की चीज़ें अपने अपने स्टेटस पे लगाइए। ज़्यादा अगर मीडिया के संपर्क में तो मीडिया में दीजिए, लेख लिखिए कि आप मोटापा जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप बार बार ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे मौसम में रहते हैं जहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर, वहाँ पे आपको बच के रहना पड़ेगा। रात को सोते समय आपको ठंडक ना लगे, इसके लिए आपको बचाना। बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है कि लोग एसी जो है वो 16 पे करके और सो गए, और सुबह उठे तो उनका गला जाम चोक हो गया। तो कोशिश करिए उसका एसी का टेम्परेचर वो 20, 23, 23, 24 इस तरीके का रखिए। आप 15-16 पे करके मत सोइए। अच्छा, एक चीज़ और है, बच्चे जो है वो जो बर्फ़ होता है, आइस को सीधे लेते मुंह में डाल लेते हैं, ये बहुत नुकसानदायक है। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करनी है। बहुत ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है, खान पान में सावधानी बरतनी है। ओवर जो एक्सरसाइज है वो भी कभी कभी नुकसान होती है। अगर वो अस्थमा का पेशेंट है तो, अस्थमा का पेशेंट है और लगातार एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से साथ कर रहा है तो वहाँ पे उसको नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए अस्थमेटिक अटैक हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है उसको। लेकिन अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसको कहिए ओवर एक्सरसाइज ना करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने अपने स्टेटस पे डालेंगे, सब लोग पब्लिक को समझाएंगे, जो जनता आपके पास आ रही है उसको समझाएंगे, जो दवा लेने आ रहे हैं उनको आप समझाएंगे, और मीडिया के जो साथी आपके संपर्क में होंगे उनके माध्यम से आप बताएंगे। आप अगर कॉलेजों में आप जो पढ़ा रहे हैं, जो लोग टीचर्स हैं हमारे, वो अपने अपने कॉलेजों में पढ़ाएंगे। एक हमारा अस्थमा का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है। काफ़ी ब्रीफ क्लास हुई थी, अपने जो हमारे इंटर्न फार्मासिस्ट हैं उन्हीं लोगों की क्लास है, तो वो बहुत अच्छा है, उसको भी सुनिएगा। और जो स्कूल है उनमें बता दीजिए टीचरों को कि उसको एक बार बच्चों को ज़रूर सुनाएं। तो एक हेल्थ स्टडी में वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अब आप बताओ, और कोई चीज़ हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको डिसकंटिन्यू किया जाए।